ठीक है, तो मई महीने का करंट अफेयर्स देखते हैं। देखिए, पहला जो है ना एक बंदरगाह का चर्चा मिल रहा है, इसका नाम है कंके संथुराई। कंके संथुराई जो है ना, ये नाम देख के पता चल रहा है कि ये श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। तो इसको भारत के नागपट्टिनम के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, नागपट्टिनम भारत के किस जिले किस राज्य से अवस्थित है? नागपट्टिनम तमिलनाडु। बताइए। आंध्र प्रदेश। नहीं, तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु तमिलनाडु में में। नागपट्टिनम। ठीक है, तो तमिलनाडु के नागपट्टिनम को श्रीलंका के कंखे संथुराई बंदरगाह से जोड़ा गया है। ठीक है, और ये प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, तो श्रीलंका में भी जो ये पोर्ट डेवलप किया जाएगा ना, वो भारतीय वित्तीय अनुदान से ही किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बस ये दो जगह है, ये याद रखिए कि इन दोनों को जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है कि पाकिस्तान ने अपनी पहली हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी लॉन्च की है। ठीक है, तो ये हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी बनाने में इसको चीन मदद कर रहा था, या कह सकते हैं कि चीन में ही ये बन रहा था। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 8 पनडुब्बी पाकिस्तान को मिलेगा, उसमें से पहला खेप जो है ये पाकिस्तान को मिल गया। तो याद रखिएगा, हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी किस देश से जुड़ी हुई है? ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ये डीजल इलेक्ट्रिक इंजन है। ठीक है, अभी ये लोग डीजल इलेक्ट्रिक इंजन पे ही है, और भारत जो है वो न्यूक्लियर पे चला गया है। बताइए, तो भारत जो है उसका दूसरा न्यूक्लियर सबमरीन उसको मिला है, तो ये क्या नाम है उसका न्यूक्लियर सबमरीन का? अरिघात। 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 बिल्कुल, अरिघात नाम है। चलिए अगला देखिए, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार है ना, ये सेवानिवृत्त हैं। तो इनको प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, यानी सिक्योरिटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल SA, उसका कार्यभार संभाले, वो उसके पीठासीन अधिकारी बने हैं। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? न्यायमूर्ति दिनेश कुमार। ठीक है, सेबी से जुड़ा हुआ है। सेबी का बताइए तो कब स्थापना हुआ था, साल बताइए। 1998। 1988। 88, बिल्कुल। और इसका अधिनियम अधिनियम किस साल पास हुआ है? 92 1992। 92 में। बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ये कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए इस बार का थीम क्या था, तो इस वर्ष का थीम है बदलते माहौल में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये जो है इस साल का थीम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बदलते माहौल में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने पर ध्यान देना, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का थीम है। ठीक है, 1 मई को मनाते हैं। डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं बताइए तो? डॉक्टर्स डे 2 सितंबर। 1 जून को मनाते हैं डॉक्टर्स डे, है ना। और ये किनके बर्थडे के दिन मनाया जाता है? क्यों मनाते हैं डॉक्टर्स डे बताइए? एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर BC रॉय, विधान चंद्र रॉय। ठीक है, ये बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, और इनका जन्म स्थान जो है वो बिहार है। उन्हीं के बर्थडे भारत पर रत्न भी दिया गया। और इनको भारत रत्न भी दिया गया। बिहार से वो पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया था, डॉक्टर BC रॉय, याद रखिएगा। शायद 1961 में दिया गया था। ठीक है, चलिए देखिए, विंडफॉल टैक्स ये चर्चा में रहा था, तो बताइए विंडफॉल टैक्स क्या है? किन्हीं को आइडिया है तो बताइए, काफी चर्चा में रहा था। सर, मार्केट में जब रिसेशन होता है तो उसका जो बेनिफिट उठाया जाता है, शायद वही बिल्कुल बिल्कुल विंडफॉल ठीक कह टैक्स। रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब क्या होता है विंडफॉल टैक्स? मतलब क्या है कि बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आय में अर्जित अप्रत्याशित लाभ, ठीक है, इसी को जो है विंडफॉल टैक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बीच में चर्चा में आया था। ठीक है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। सरकार जो है वो टैक्स रेट ये सब बढ़ाया था ना, तो इसके लिए जो है चर्चा में रहा था। तो विंडफॉल टैक्स जरूर याद रखिएगा। ये हो सकता है पूछ दे कि विंडफॉल टैक्स का क्या अर्थ है, या किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये टैक्सेशन, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है, और प्रत्याशित लाभ जो होता है उसमें टैक्स कटौती किया जाता है। ठीक है, देखिए एक वर्ड है FLIRT, फ्लीट। ये क्या है? ये टर्म किस चीज से जुड़ा हुआ है बताइए, किन्हीं को आइडिया है तो? फ्लीट क्या है? ये कोविड है ना, कोविड, उसका जो एक ओमिक्रॉन वेरिएंट था, उसी का एक नया वेरिएंट है। ठीक है, ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक नया वेरिएंट है। इसका नाम क्या है? फ्लीट इसका नाम है। ठीक है, इसके अलावा कोविड वेरिएंट का कुछ और नाम देख लीजिए, तो एक है KP2 और एक है KP11। ठीक है, तो ये कोविड चर्चा में रहा था। सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए।
ओके ओके। ठीक है, चलिए अगला न्यूज देखते हैं। ये देखिए, पेरिस, ये देखिए एक न्यूज है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है ना। तो ये 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसी से संबंधित रिपोर्ट छपा था। ठीक है, तो बताइए किसके द्वारा ये रिपोर्ट छपता है? रिपोर्टर्स विदाउट रिपोर्टर्स बॉर्डर। विदाउट बॉर्डर। ब्रदर, बिल्कुल। तो इस बार जो ये रिपोर्ट आया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 180 देशों में 159 है। ठीक है, 159। और इसको पेरिस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। ये गैर सरकारी संगठन है। शीर्ष 3 देशों की बात करें तो नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन है। ठीक है, इसको 5 संकेतकों पर आधारित रिपोर्ट दिया जाता है। पहला है राजनीति, दूसरा है आर्थिक, विधायी, सामाजिक और सुरक्षा। ये 5 अलग अलग इसके संकेतक हैं। इस बार का थीम क्या था स्वतंत्रता दिवस का? तो थीम है अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ अ एनवायरमेंट क्राइसिस। क्या अब इसका थीम एक बार और सुन लीजिए। थीम है अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, तो 3 मई को मनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस, याद रखिएगा। कुछ अलग अलग जो है रिपोर्ट और इंडेक्सेस ये पूछा जाता है, इसको याद जरूर रखिएगा। ठीक है, जैसे बताइए जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट, इसके बारे में पढ़े थे। भारत का कौन सा स्थान है इसमें? 129। 129। बिल्कुल। और ये बताइए एशिया फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? थर्ड। थर्ड, थर्ड बन गया है। थर्ड ठीक है, है, थर्ड। रूस चीन उसके बाद तीसरे स्थान पर भारत है। ठीक है, चौथे पर जापान है। ये देखिए यूनिसेफ इंडिया के लिए करीना कपूर जो है वो राष्ट्रीय राजदूत बनाई गई है। तो नाम याद रखिएगा, पूछता है कौन है, तो करीना कपूर है। ठीक है, अगला देखिए, गजा में संकट को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को यूनेस्को का गिल्मो कैने विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आप फिलिस्तीनी पत्रकारों को ये दिया गया है, यूनेस्को की तरफ से दिया जाता है प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। ठीक है, तो ये गजा में संकट को कवर करने वाले जो पत्रकार रहे हैं उनको दिया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, जैसे कोई क्या है तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक भारतीय बार एसोसिएशन है जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अभ्यासरत वकील शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में SCBA पदों पर महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का निर्देश दिया था? तो हम लोग ये पढ़ भी चुके थे, कितना प्रतिशत था बताइए? 33%। 33% था, है ना। इसके अलावा बताइए तो बार एसोसिएशन के जो अभी चुनाव हुआ था इसमें कौन तो नहीं, कपिल सिब्बल, बिल्कुल, है ना। देखिए न्यायमूर्ति फातिमा बीबी जो है 1989 में सुप्रीम कोर्ट की सेवा करने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, तो फातिमा बीबी का नाम जरूर याद रखिएगा। इनका हाल फिलहाल में निधन भी हो गया था, है ना। केरल की रहने वाली थी, ये चर्चा में रही थी। पुलित्जर पुरस्कार बताइए तो किस क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार? लिटरेचर, साहित्य में। साहित्य। और प्रित्जर, प्रित्जर पुरस्कार किसमें दिया जाता है? प्रित्जर वस्तु का। वास्तुकला। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो किनको दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार? तो ये डेविड ई हॉफमैन है। ठीक है, ये नाम याद रखेगा, डेविड ई हॉफमैन। और ये पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मतलब हर वर्ष इसी के द्वारा दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, याद रखिएगा ये। ठीक है, ये साहित्यकार या लेखकों को दिया जाता है। फिर इस पे स्किप कर सकते हैं, अगला देखिए। ये क्रायोजेनिक के बारे में हम लोग पढ़े थे। क्रायोजेनिक क्या होता है? तो बहुत कम टेम्परेचर पे जब किसी भी चीज को रखा जाता है, मतलब एक टेम्परेचर है जिसको क्रायोजेन कहते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर कितना होता है? तो ये -153 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बहुत कम होता है। मतलब जो आप समझ सुनते होंगे क्रायोजेनिक इंजन वगैरह, है ना। तो स्पेस में जब कोई स्पेस क्राफ्ट जाता है तो उसके लिए क्रायोजेनिक इंजन डिजाइन किया गया है। पहले सॉलिड फ्यूल इंजन था, लिक्विड फ्यूल इंजन था, वर्तमान में जो है क्रायोजेनिक इंजन वगैरह यूज किया जाता है। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन क्यों यूज किया जाता है? तो जो भी फ्यूल है ना, वो जब स्पेस में जाता है तो
वो क्या होता है ना कि अपना अवस्था बदल देता है, लेकिन उसको क्रायोजेनिक टेम्परेचर में अगर रखा जाता है तो वो लिक्विड अवस्था में बना हुआ रहता है, इसलिए इसको क्रायोजेनिक अवस्था में फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये देखिए ये भी हम लोग पढ़े थे। क्वेश्चन क्या है, सीमा सड़क संगठन जो है जल्द ही 4.1 किलोमीटर लंबी सिंकुला सुरंग का निर्माण शुरू करेगी। सुरंग के स्थान की पहचान करें। याद कीजिए सिंकुला सुरंग के बारे में पढ़े थे, ये किसको और किसको जोड़ने वाली थी? ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली थी, याद कीजिए, है ना, हम लोग पढ़े थे, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो वही दिया गया सिंकुला दर्रा, सिंकुला सुरंग। इसको सिंगोला सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसको हिमाचल प्रदेश का लाहौल घाटी और लद्दाख का जोस्कर घाटी, इन दोनों को जोड़ने का जो है योजना है। ठीक है, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये चलाया जा रहा है। ये बताइए तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका शुरुआत कब किया गया था, गठन कब किया गया था ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? 1960 में। बिल्कुल ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है ना सर? जी जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, और ये जो सीमावर्ती क्षेत्र में जो सड़क का निर्माण का काम होता है ना, वो इसी संगठन को दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला एक और सुरंग के बारे में हम लोग पढ़े थे, सेला सुरंग। ये किस राज्य से जुड़ा हुआ था सेला सुरंग, बताइए? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल। देखिए अगला क्या क्वेश्चन कर रहा है, जंगल की आग से निपटने के लिए हाल ही में पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया है। इस संदर्भ में पहचाने निम्नलिखित में से किस राज्य में यह अभियान शुरू किया गया था? तो देखिए पिरूल जो होता है ना, पिरूल, ये बिल्कुल उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। और ये पिरूल जो है, इसको चीड़ का पेड़ होता है ना, उसको पिरूल कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उत्तराखंड में जो जंगल में आग लगने की घटना देखी गई, तो चीड़ का पत्ता जो होता है वो आग को भड़काने का काम करता है। ठीक है, तो ये एक योजना शुरू किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा, और कहा गया कि जो भी युवा है या वैसे कोई भी व्यक्ति हैं जो चीड़ के पत्ता ला के देंगे, मतलब किसी कोई एसोसिएशन बनाया जाएगा उसको एकत्र करने के लिए। ठीक है, तो वो जमा करेंगे अगर चीड़ का पता, तो उसके बदले में उनको ना पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो यही एक अभियान है, पिरूल लाओ पैसे पाओ। तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। मालदीव के विदेश मंत्री भारतीय यात्रा पर थे, तो इनका नाम याद रखिएगा, विदेश मंत्री का मूसा जमीर इनका नाम है। ठीक है, और भारत जो है मालदीव को $2 बिलियन का ऋण दिया है। मालदीव के अभी राष्ट्रपति आए हुए थे भारत, क्या नाम था उनका, बताइए? मोहम्मद मोइजू। मोइजू थे। ठीक है, और भारत और मालदीव के बीच में हाल फिलहाल में जो है विवाद भी बना था। भारतीय सैनिकों को वापस भेजने के लिए जो है मोइजू सरकार दबाव बना रही थी। इस संदर्भ में सब भारत और मालदीव का संबंध जो है थोड़ा कटुतापूर्ण हो गया था। धीरे धीरे वो फिर अपने ट्रैक पर आ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना को अपनी निगरानी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए हार्मिस 900 प्राप्त होगा। इस संदर्भ में हार्मिस 900 निम्नलिखित में से किस एक श्रेणी में आता है? तो क्या है बताइए, हार्मिस 900 क्या है? रोवर है, मिसाइल है, पनडुब्बी है, ड्रोन है, क्या है ये? हार्मिस 900 जो ड्रोन है है सर। ये ड्रोन है। ठीक है, बिल्कुल। इसको हम लोग ये पढ़ भी चुके हैं, इसको दृष्टि 10 ड्रोन के नाम से जाना जाता है। याद कीजिए, दृष्टि पढ़े थे हम लोग, दृष्टि ड्रोन। तो हार्मिस 900 जो है ये जी सर, दृष्टि जी 10 सर। ड्रोन है। ठीक है, और इसको अडानी डिफेंस एवं एरोस्पेस के द्वारा डिजाइन किया गया है, और इसको डिजाइन करने में इजरायली कंपनी जो है उससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हुआ है। तो याद रखिएगा हार्मिस 900 की दृष्टि 10 है, और ये एक ड्रोन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, मलेशिया जो है ये पाम ऑयल आयातक देशों को ओरंगुटान उपहार में दे रहा है। ठीक है, ओरंगुटान, तो बताइए ओरंगुटान क्या है? ओरंगुटान जो है ये क्या है बताइए? पेड़ है? चिंपैंजी की प्रजाति। सर चिंपैंजी। ठीक है, बताइए बताइए सही बोले हैं, चिंपैंजी का ही प्रजाति है। बताइए। बिल्कुल, है ना, तो ये चिंपैंजी की प्रजाति है ओरंगुटान, और ओरंगुटान का भी 3 प्रजाति होता है। ठीक है, एक बोर्नियन है, एक सुमात्रा है, और एक तपनौली है। ठीक है, तो मलेशिया जो है ये जो भी पाम ऑयल आयातक देश हैं उनको जो है ये प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि जो ओरंगुटान होते हैं ना, उनके साथ वो एक आईयूसीएन के लिस्ट में संकटग्रस्त स्थिति में आते हैं। ठीक है, संकटग्रस्त लिस्ट में, और इसके अलावा
प्रजनन दर जो है उसका बहुत कम होता है, क्योंकि ओरंगुटान की मादाएं हैं वो हर 5 से 10 साल में एक ही बार जन्म देती हैं। इस वजह से जो है ये वल्नरेबल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी है? तो ये बनी है इदासीसा नेग्रोंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस तरीके का सवाल नहीं पूछेगा। अगर इसको पूछना भी होगा तो बिहार या प्रचलित क्षेत्र का पूछेगा, बिहार से संबंधित कोई व्यक्ति होंगे तब पूछेगा। ये इसको स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समूह की वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए गए हुए थे। तो बताइए, तो कहाँ गए थे G7 शिखर सम्मेलन के लिए? लाओस। अरे नहीं भाई, इटली सर, इटली। इटली सर। हाँ, इटली के कहाँ, कौन सा शहर था? पुगोलिया, याद है? यस सर। है ना? तो वहां गए हुए थे। G7 में कौन कौन सा देश है? कनाडा है, फ्रांस है, जापान है, अमेरिका है। भारत है क्या G7 में? नहीं सर। नहीं सर, नहीं है। नहीं है। ठीक है, भारत जो है बस पर्यवेक्षक के रूप में इनवाइट किया जाता है। G7 में 7 देश हैं। यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका है। G7 का जो है कोई भी औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं है। जितने भी सदस्य देश हैं वो बारी बारी से जो है एक एक करके अपने यहाँ इसको सबमिट को रखते हैं। ठीक है, अजरक को एक GI टैग मिला है। ठीक है, अजरक, बताइए तो अजरक क्या है? अजरक, पहले GI टैग के बारे में बताइए। ये हैंडीक्राफ्ट है, एक अजरक बहुत पेंटिंग। बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक हैंडीक्राफ्ट पेंटिंग है। ठीक है, और ये जो है गुजरात के क्षेत्र में कच्छ गुजरात से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दरअसल जो सिंधी लोग हुआ करते थे वो इस पद्धति का शुरुआत किए थे। ठीक है, अजरक का। और ये समझ में आ गया आपको? अब GI टैग के बारे में बात करते हैं तो इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर कहा जाता है। ठीक है, और इसका शुरुआत कब हुआ था भारत में, बताइए? पहला GI टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग का चाय। दार्जिलिंग टी। ठीक है, और अच्छा, जब किसी वस्तु को GI टैग मिलता है तो कितने वर्षों के लिए ये टैग 10 मिलता है? वर्ष। क्या? 10 वर्षों के लिए। ओके ओके, तो ये देखिए, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे अजरक के बारे में, तो ये 400 साल पहले इसका शुरुआत किया गया था, इस शिल्प का। और सिंधी मुसलमानों को जो है इसका जो है शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। अजरक प्रिंट जो है ये 3 रंगें शामिल होती है इसमें। ठीक है, और उतना डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना समझ लीजिए कि अजरक जो है ये शिल्प से जुड़ा हुआ है। ठीक है सर, GI टैग कब से स्टार्ट हुआ है? 2000 ईस्वी से शुरू हुआ है। ठीक है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। पहला जो है वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था। बिहार में कितने उत्पादों को GI टैग मिला हुआ है अभी? बहुत सारा है ये सर। तो बहुत हाँ। सारा है सर, जिनमें 7 सर। नहीं, 13 है। ठीक है, 13 है। हम लोग बात किए थे जब बिहार पढ़ रहे थे, उस समय इसका बात किए थे। ठीक है, 2-4 बताइए। लीची है क्या? लीची बताइए तो। शाही लीची है सर। जर्दालू आम, शाही लीची है। जर्दालू आम, शाही, जर्दालू आम, मखाना, कोई मखाना। जर्दालू आम, जी, मिथिला पेंटिंग, कतरनी, चावल, सुजनी, सुजनी कला। गया गया का भैया वो हुआ है मूर्ति सर। कला जो होता है सुजनी का ना, या बिल्कुल। ठीक है, उसका सिलवासा खाजा है, सिलाव खाजा भी सर। सिलाव खाजा। मगही पान है। का खाजा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये 13 चीजें हैं। इसके एकदम नवीनतम GI टैग किसको मिला था, बताइए तो? मिर्चा चावल। मखाना। क्या बात? मिर्चा चावल, मिर्चा चावल। नहीं, उसके बाद मखाना भी शायद मिला है। अच्छा, मखाना उसके बाद मखाना मिला है। नहीं सर, पहले ही में है। ओके ओके, देखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। ठीक है, चीन दुनिया का अग्रणी सब्जी उत्पादक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सब्जी उत्पादन में पहले स्थान पर चीन का है। ये वैश्विक उत्पादन का जो है लगभग 50% का हिस्सा चीन में उगाया जाता है। ठीक है, अगला अगला न्यूज देखिए। ब्राउन पेलिकन क्या है? ठीक है, ब्राउन पेलिकन, ये समझिए। लुइसियाना एक जगह, इसको LA के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ की पक्षी है उसको पेलिकन कहा जाता है। ठीक है, तो उसी से संबंधित है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस तरीके का न्यूज जो है BPSC में तो खास करके नहीं पूछता है। बस समझ लीजिए कि एक पक्षी का नाम है। ठीक है, पेलिकन से संबंधित है, इसको स्किप कर सकते थे। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के सत्यदीप गुप्ता जो है वो पहले मरीन इंजीनियर हैं जो
दो चोटियों को, दो चोटियों पर इन्होंने चढ़ाई की थी। ठीक है, तो ये अफ्रीका की दो चोटियां हैं, उस पे चढ़ने वाले व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश से हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे स्किप कर सकते हैं। ये कांगो वाला न्यूज जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए क्या है, और ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। आप लोगों को नाम याद आ रहा होगा तो बताइएगा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ सेवारत एक भारतीय सैन्य शांति सैनिक को प्रतिष्ठित 2023 का संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन सी थी व्यक्ति बताइए तो, ये पढ़े थे हम लोग न्यूज़पेपर वाला जब देख रहे थे। राधिका सेन। बिल्कुल राधिका सेन है ये। ठीक है, और ये कांगो में जो है वो यूएनओ की तरफ से इनको स्थापित किया गया है। ठीक है, वहीं पे ये कार्यरत है अभी। राधिका सेन का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए तो एक अनामिका राजीव करके एक पढ़े थे हम लोग नाम। ठीक है, वो कौन थी अनामिका राजीव? स्कूबा ऊपरी डाइविंग। नहीं नहीं, वो पायलट थी। ठीक है, हेलीकॉप्टर की पायलट थी। हाँ पायलट थी। ठीक है, ये देखिए हम लोग एक आरती कुमारी के बारे में पढ़े थे, पिंक ई रिक्शा, याद कीजिए न्यूज़पेपर में पढ़े थे ये। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये आरती कुमारी जो है ये पिंक ई रिक्शा पहल से साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का मिशन शक्ति है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है, उसके तहत ही जो है पिंक ई रिक्शा को स्वीकृति दी गई, चलाया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा देखिए अभी वर्तमान में आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप हुआ था। ये आपको जो है यूएसए में, इसके अलावा जो करेबियन कंट्रीज हैं उसमें हुआ था। ठीक है, भारत इसमें विजेता भी रहा है। तो इसमें जो है कुछ खिलाड़ियों को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था इस T20 वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर मतलब उसका प्रचार करने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये चार व्यक्ति कौन कौन थे ये देखिए। एक तो शाहिद अफरीदी हैं, ये किस देश से जुड़े हुए हैं शाहिद अफरीदी बताइए? पाकिस्तान से। पाकिस्तान। उसके बाद बिल्कुल उसका युवराज सिंह है, क्रिस गेल है और हुसैन बोल्ट है। ठीक है, तो क्या ये चारों व्यक्ति क्रिकेटर हैं? नहीं सर, हुसैन बोल्ट है, धावक धावक है। है सर। बिल्कुल, तो हुसैन कैरेबियन बोल्ट टीम जो है का। ये धावक हैं, किस कंट्री से जुड़े हुए हैं हुसैन बोल्ट? जमैका। जमाइका। जमाइका। बहुत बढ़िया। और हम लोग एक दिन करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, तो ये जमैका के ही एक और खिलाड़ी हैं जिन्होंने हुसैन बोल्ट का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया था, है ना। अंडर 17 के वो खिलाड़ी थे, तो उनका नाम फिर हम लोग देखेंगे, आगे मिलेगा तब। ठीक है, कुंदन आप म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। ईरानी रियाल दुनिया की सबसे कमजोर मुद्रा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पूछता भी है कई बार कि दुनिया का सबसे मजबूत मुद्रा, सबसे कमजोर मुद्रा। ठीक है, सबसे कमजोर मुद्रा कौन सा है? तो ये ईरानी रियाल हो गया है। सबसे मजबूत मुद्रा की बात करें तो कौन सा है बताइए तो? US डॉलर। नहीं नहीं, सर, एक और है सर, 72 का कुछ है सर, बहरीन करके कौन सा कंट्री है सर? हाँ बिल्कुल, ये मिडिल इधर का ही है, अरब कंट्री है। 200 से ज्यादा रुपीस मिलता है उसका, 200 से ज्यादा रुपीस मिलता है इंडियन करेंसी। हाँ ठीक है, तो याद रखिएगा डॉलर या पाउंड इसमें टॉप पे नहीं आता है। ठीक है, इधर कोई रियाल जैसा दिनार करके है, वो कुवैत का दिनार है शायद, है ना? कुवैत। ठीक है, देखिए ये एक ईशान करके एक प्रोग्राम है। ये क्या है? भारतीय सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसका शॉर्ट में ईशान कहा जाता है। ये है क्या, ये समझिए। देखिए क्या कह रहा है, भारत ने मिशन ईशान लॉन्च किया है, जो भारतीय सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये जो है इसका मुख्यालय नागपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें असल में क्या होता है कि जो फ्लाइट्स उड़ते हैं ना, तो उसका जो फ्लाइट किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका मैनेजमेंट, ये सब अलग अलग जगहों से किया जाता है। तो अभी वर्तमान में ना ये 4 जगहों से किया जाता है, दिल्ली से, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से। लेकिन इसको एकीकृत करके इसका मुख्यालय जो है ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि इसको नागपुर में स्थापित कर दिया जाए, और नागपुर से ही जो है ये हर जगह पे देखेगा। इससे जो है क्या, पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा। ठीक है, एकीकृत प्रणाली रहेगी तो उस बहुत सारा फायदा है। तो ये प्लान चल रहा है, तो प्लान का नाम याद रखिएगा, ईशान नाम है इसका, ईशान। ठीक है,
ये देखिए, भारत में स्थापना के बाद पहली बार 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है। तो भारत भारत जो है 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है। ठीक है, तो ये कोलंबो प्रक्रिया है क्या, ये समझिए। कोलंबो प्रक्रिया जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासी श्रमिक मूल देशों की एक क्षेत्रीय परामर्श इकाई है। ठीक है, तो कोलंबो प्रक्रिया क्या है, तो ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासी श्रमिकों की मूल देशों की एक क्षेत्रीय परामर्श इकाई है, ये याद रखिएगा। कोलंबो प्रक्रिया, इसका अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रवाह पोर्टल। उसके बाद रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी, ये 3 अलग अलग पहल जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये पहल तीनों का नाम जरूर याद रखिएगा। एक पहला क्या है, प्रवाह पोर्टल इसका नाम है। ठीक है, दूसरा है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप। ठीक है, और तीसरा है फिनटेक रिपोजिटरी, ये आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये तीनों नाम याद रखिएगा। कोई नाम दे दे पूछेगा यह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा ये मॉनेटरी पॉलिसी या आरबीआई से संबंधित है। ठीक है, ये देखिए, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर भारत सरकार के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत विकसित किया गया है, जो भारत को वैश्विक क्वांटम प्रौद्योगिकी में अग्रणी के रूप में स्थापित करने की पहल है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि पहले राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है क्या, किसी को पता है क्या ये क्या है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन? जो सुपर कंप्यूटर्स बनते हैं, है ना, सुपर कंप्यूटर, वो इसी क्वांटम पे काम करते हैं। इसको क्यूबिट भी कहा जाता है, इसके यूनिट को क्यूबिट कहा जाता है, और क्वांटम मैकेनिज्म पे ये काम करता है। तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जो है भारत में बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स बनाने का एक परियोजना है। ठीक है, 400 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर बनाने का प्रयास कर रहा है भारत। ठीक है, इसके लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन लाया गया है, और उसी के सहयोग के लिए जो है आईआईटी बॉम्बे और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस, ये दोनों मिलकर जो है चिप डिजाइन करता है, चिप बनाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है सेमीकंडक्टर चिप जांच में सटीकता बढ़ाता है, चिप विफलताओं को कम करता है, ऊर्जा दक्षता में सुधार लाता है। मतलब जो क्वांटम मिशन है उसको हेल्प करने के लिए ही जो है ये दोनों मिला है। कौन कौन? आईआईटी बॉम्बे और टीसीएस। ठीक है, तो याद रखिए ये क्वांटम मिशन से संबंधित है। ठीक है, उसका देखिए एक नई शैवाल प्रजाति पाई गई है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ओडोक्लैसिडियम सहवाद्रिकम। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है, शैवाल की प्रजाति है। ठीक है, आगे देखिए लिग्नोसेट, इसके कौन सा बारे में प्रजाति बताए सर? शैवाल की प्रजाति है, शैवाल की, नाम है ओडोक्लैडियम सहवाद्रिकम। सहवाद्रिकम से ही पता चलता है कि सह्याद्री इससे जुड़ा हुआ है, सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहते हैं, है ना, ये शैवाल की प्रजाति है। लिग्नोसेट चर्चा में रहा है, बताइए तो लिग्नोसेट क्या है, इसके बारे में। जापान का सैटेलाइट है, लकड़ी बनाया हुआ। और किस लकड़ी से बना है ये, किस पेड़ की लकड़ी से? आज की हम लोग चर्चा किए थे, मैगलेनिया की लकड़ी थी उसमें, है ना, यस सर, यस। है ना। जापान और नासा के द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया गया जिसका नाम लिग्नोसेट है। ठीक है, और ये दुनिया का प्रथम है, अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, और इसका निर्माण मैग्नोलिया की लकड़ी से किया गया है। ठीक है, 77वां कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, बताइए किस देश में? फ्रांस। फ्रांस में। इसमें भारत की 2 महिलाओं को जो है पुरस्कृत किया गया था, क्या क्या नाम था उनका? पायल कपाड़िया। और एक अनुसुईया थी, है ना। यस सर, अनुसुईया सेनगुप्ता। अनुसुईया सेनगुप्ता। तो पायल कपाड़िया की कौन सी फिल्म को जो है पाल्म डियोर पुरस्कार दिया गया था? ऑल वी क्या था, बताइए। ऑल वी इमेजिन इज लाइट। ऑल वी इमेजिन इज लाइट, बहुत बढ़िया। फ्रांस में हुआ था, 77वां संस्करण था। ठीक है, अगला न्यूज देखिए क्या है। हर साल तो फ्रांस में ही होता है सर कांस फेस्टिवल। बिल्कुल, कांस वही शहर ही है, कांस है ना, वहीं पे हर बार होता है।
देखिए लास्ट ईयर भी गंगा डॉल्फिन से जुड़ा हुआ सवाल पूछा था, तो इसको समझ लीजिए। गंगा डॉल्फिन क्या है? तो गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से भारत, रानी जी आप थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा, फैन का आवाज आता है उधर से। ओके, देखिए गंगा डॉल्फिन क्या है? तो ये मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश और नेपाल में गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी तथा उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। वे गहरे पानी को पसंद करती हैं और वे केवल मीठे पानी में रह सकती हैं। तो पूछ सकता है कि जो गंगा डॉल्फिन है क्या उथले पानी में रहता है, कम पानी में? तो ये गहरे पानी में रहना पसंद करता है और ये केवल मीठे पानी का है, ठीक है, खारा पानी का में नहीं रह सकता, ये मीठे पानी का है। उसके बाद मादा गंगा डॉल्फिन नर से बड़ी होती हैं। वे आमतौर पर अंधी होती हैं और अपने शिकार को एक अनोखे तरीके से पकड़ती हैं। वे एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्सर्जित करती हैं जो शिकार तक पहुंचाती है, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न करके फिर जो रिफ्रैक्शन होता है उसका या रिफ्लेक्शन, उससे जो है फिर वो शिकार करती है, उसमें वो मदद करता है, ठीक है। गंगा नदी डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा 2009 से ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं बताइए? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर। बहुत बढ़िया, 5 अक्टूबर। जी। देखिए एक और मछली आजकल चर्चा में रही है, मछली, ठीक है, घोल। किस राज्य के द्वारा घोल मछली को राष्ट्रीय मछली घोषित, मतलब राजकीय मछली बनाया गया है? गुजरात के द्वारा, ठीक है। गुजरात जो है घोल मछली को अपना राजकीय मछली बनाया है, ठीक है। बिहार का राजकीय मछली कौन सा है बिहार का? मांगुर। मांगुर। आईपीएल के बारे में हम लोग पढ़े थे, आईपीएल का 17वां संस्करण था ये। और बताइए इसका विनर कौन रहा है, आईपीएल का विनर? केकेआर। केकेआर। केकेआर कितनी बार आईपीएल जीत चुका है अभी तक कुल मिलाकर? 3 बार। 3 बार सर। थर्ड टाइटल था ये, तीसरी बार। 5 बार मुंबई इंडियंस। जी, 5 मुंबई और 5 ही चेन्नई है, और 3 बार केकेआर। हाँ, ओके, तो 3 बार केकेआर, ओके। उसके बाद श्रेयस अय्यर इसके कप्तान थे, कोच इसके राहुल द्रविड़ हुआ, सॉरी गौतम गंभीर थे। ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिला है, सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए मिलता है। पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिला है, 24 विकेट लिए थे। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये सुनील नारायण बने थे। सुनील नारायण बताइए किस देश के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज के हैं, ठीक है, वेस्ट वेस्ट इंडीज के, इंडीज, yes। ठीक है। ये देखिए बढ़िया है, 10वां विश्व जल मंच, 10वां क्रम भी याद रखिएगा, ये 10th क्रम का था। विश्व जल मंच ये प्रोग्राम का नाम है, और ये 10 से 25 मई के बीच जो है इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ था। तो इस क्षेत्र का कोई होता है ना, वो चर्चा में रहता है, और इसको बीपीएससी में कई बार पूछा भी जाता है। तो 10वां विश्व जल मंच जो है इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था। और इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था साझा समृद्धि के लिए जल, साझा समृद्धि के लिए जल, विश्व जल मंच का थीम था, ठीक है। और विश्व बैंक और इंडोनेशिया सरकार जो है साझा समृद्धि के लिए जल नामक जो है एक रिपोर्ट भी प्रकाशित किया है, ठीक है। तो पूछ सकता है कि कौन सा दो संगठन या देश मिल के ये रिपोर्ट लाया है? तो विश्व बैंक और इंडोनेशिया सरकार ये दोनों मिल के लाया है साझा समृद्धि के लिए जल, ठीक है। इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है? तो बहुत सारा बात है, जैसे 2.2 बिलियन लोग जो है ये जल की समस्या से गुजर रहे हैं, ठीक है। आने वाला भविष्य बहुत मुश्किल है, इस तरीके का बात इसमें किया गया है। तो प्रीलिम्स में ऐसा कोई खास नहीं बन सकता, कोई फैक्चुअल डाटा इस रिपोर्ट में नहीं आया है, ठीक है। देखिए 3 ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ग्रेड हाउस, उसके बाद ऑपरेशन है डबल बुल, ठीक है। तीनों का नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन ऑक्टोपस, फिर ग्रेड हाउस और ऑपरेशन डबल बुल। तो ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ये तीनों जो है आपको नक्सलवादी यानी नक्सलवाद से निपटने के लिए ये लाया गया है, ठीक है, नक्सलवाद से निपटने के लिए, याद रखिएगा। तो नक्सलवाद है क्या? तो ये एक जो है गरीबी और विकास के मुद्दों के खिलाफ एक विद्रोह के रूप में उभरा था। और ये वर्ग विहीन समाज की स्थापना और सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से समाज की उन्नति की वकालत करते हैं, ठीक है। और ऑपरेशन ऑक्टोपस, ग्रेड हाउस, ऑपरेशन डबल बुल ये सब नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए लाया गया था, ठीक है। अमित शाह जो है वो किस वर्ष तक बोले हैं भारत नक्सल फ्री हो जाएगा, नक्सलवाद जो है खत्म हो जाएगा था? मार्च 2026। बिल्कुल, 31 मार्च मार्च। 2026 बोले थे। छत्तीसगढ़ में जो है एक मीटिंग हो रहा था, उसमें गृह मंत्री अमित शाह जो है ये सब बोले हैं।
ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म को हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म जो है, तो ये जो है ये सब्सिडी वितरण को सुव्यवस्थित करके और खरीद प्रक्रियाओं में दक्षता बढ़ाकर भारत में बागवानी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है। याद रखिएगा, ये बागवानी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म ये क्या है? तो सब्सिडी वितरण को सुव्यवस्थित करके और खरीद प्रक्रियाओं में दक्षता बढ़ाकर भारत में बागवानी को विकसित करना है और उसको बढ़ावा देना है। तो याद रखिएगा, ये नाम भी याद रखिएगा, सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म। इस तरीके का सवाल पूछा जाता है कई बार। देखिए असर्शन रीजन वाला एक क्वेश्चन है, ये भी हम लोग बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ताइवान में भूकंप का एक लंबा इतिहास रहा है। ठीक है, और ताइवान में 7.2 तीव्रता का सबसे शक्तिशाली भूकंप अनुभव किया था। बताइए सही है स्टेटमेंट? नहीं सर, ये 7 पॉइंट। नहीं, ये तो ठीक है, 7 सही तो है। बोला ना। और कारण क्या है? ताइवान प्रशांत रिंग ऑफ फायर के साथ स्थित है। क्या सही में है क्या ताइवान रिंग ऑफ फायर में? नहीं नो रिंग सर, नहीं है। नहीं sir। सब तो नहीं है। ताइवान कहाँ से रिंग ऑफ फायर में होगा? पैसिफिक महासागर के किनारे के आसपास एक घोड़े की नाल के आकार का क्षेत्र है। ठीक है, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट के कारण बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। यह भूवैज्ञानिक गतिविधि के लिए एक हॉट स्पॉट है और दुनिया के लगभग 75% सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी का घर है। यह दुनिया के सबसे भूकंपीय और ज्वालामुखी रूप से सक्रिय क्षेत्र में से एक है। टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट का मतलब पृथ्वी के लिथोस्फीयर में लगातार खिसकाव से है, जो कई बड़ी और छोटी प्लेटों से बना है, जो उनके नीचे अर्थ अर्थात तरल स्थेनोस्फीयर पर तैरती है। ये हलचलें मेंटल संवहन जैसी प्रक्रिया द्वारा संचालित होती हैं। टेक्टोनिक्स प्लेट मूवमेंट भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पर्वत श्रृंखलाओं और महासागरीय घाटियों के निर्माण जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर जो है ए बोला गया है। ए का मतलब क्या हुआ कि अभी ए और कारण दोनों सत्य है। ठीक है, और कारण जो है इसका सही में व्याख्या करता है। तो रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र जो है, आप गौर कीजिएगा, वो जापान से साउथ चाइना सी होते हुए पूरा पैसिफिक ओशन में है ना। पहले ये बताइए, साउथ चाइना सी जो है ये पैसिफिक ओशन का हिस्सा है? यस सर। जी सर है। है वो, तो ऑटोमेटिकली जो है ये ताइवान वगैरह जो है ये भी उसी रीजन में तो आता है ना, उसी क्षेत्र में आएगा। आप गौर कीजिएगा, फिलीपींस है, यहाँ पे तो आया था ना सुनामी, इंडोनेशिया वगैरह है, यहाँ भूकंप फटता रहता है। फिलीपींस में बहुत सारा वॉल्केनिक पीक्स है कि नहीं? तो ये ताइवान भी जो है वो रिंग ऑफ फायर के जोन में तो आता ही है। ठीक है ना, याद रखिए। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि ताइवान जो है वो सेमीकंडक्टर का हब है। दुनिया का लगभग 60% से ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण यहाँ पे होता है। इस भूकंप के कारण दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो था वो उस समय के लिए प्रभावित हो गया था। इस वजह से सेमीकंडक्टर चिप इन सब का दाम भी बढ़ गया था। अगला देखिए, क्रिटिकल मिनरल 2024, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिखर सम्मेलन में खनिज निष्कर्षण में तालमेल को बढ़ावा देने के लिए कर आधारित दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। ठीक है, और अगला है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित कराया जाता है। तो ये सिर्फ स्टेटमेंट एक सही है। ठीक है, इसका देखिए हम लोग पढ़ते हैं। शिखर सम्मेलन में खनिज निष्कर्षण, शोधन और अंतिम उपयोग, विशेष रूप से कम कार्बन प्रौद्योगिकी में तालमेल को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। इसलिए कथन एक सही है। इन्वेस्ट इंडिया ने भारत में क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग अवसर प्रस्तुत किया, जिसमें देश में उपलब्ध राजकोषीय और गैर राजकोषीय प्रोत्साहन पर प्रकाश डाला गया। शिखर सम्मेलन का आयोजन मंत्रालय ने शक्ति सशक्त ऊर्जा फाउंडेशन, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद और अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास संस्थान के सहयोग से किया है। तो कौन सा मंत्रालय है ये जरूर याद रखिएगा, ये खान मंत्रालय के द्वारा किया मिनिस्ट्री गया ऑफ है। माइंड। बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंड के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल्स में टोटल कितने मिनरल्स आते हैं बताइए, किन्हीं को आइडिया है तो? है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा, हमको याद लगभग 21 मिनरल इसमें आता है। ठीक है, 21 मिनरल्स इसमें आते हैं क्रिटिकल मिनरल्स में।
उसका देखिए ITA समझौता हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी समझौता, हाल ही में चर्चा में रहा है। यह निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है? तो याद रखिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, WTO से। नाम क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी समझौता, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिकल एसोसिएशन होगा ये WTO से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। संग्रहालय प्रभावकर पुरस्कार फिल्म संरक्षण और संरक्षण में अग्रणी प्रयासों के लिए संग्रहालय डोमेन में नेताओं को स्वीकृत करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पुरस्कार मिला है? तो देखिए बिहार संग्रहालय के जो है ना निदेशक अंजनी कुमार सिंह को ही जो है ना ये अवार्ड दिया गया है, प्रभावकार पुरस्कार 2024। तो नाम याद रखिएगा अंजनी कुमार सिंह। हम लोग एक और पढ़े थे युग युगीन म्यूजियम प्रोग्राम, उसमें बिहार के म्यूजियम को पहला स्थान मिला था, है ना? याद आ रहा है? युग युगीन म्यूजियम प्रोग्राम था, यस सर, ये नई जी सर। दिल्ली में हुआ है। बिल्कुल नई दिल्ली में हुआ था, है ना? 55 क्रैक कैंक्री ई, है ना? 55 कैंक्री ई हाल ही में खबरों में रहा है। इस संदर्भ में इसे क्या कहा जाता है? तो ये क्या है ये समझिए। ये एक एक्सोप्लैनेट, एक्सोप्लैनेट मतलब क्या? ऐसा प्लैनेट जो सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बाहरी प्लैनेट है। ठीक है, इसका नाम क्या है? 55 कैंक्री ई। ये एक एक्सोप्लैनेट है, बस इतना याद रखिएगा। ये 41 प्रकाश वर्ष दूर है। ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, ये एक एक्सोप्लैनेट है। ठीक है, अगला देखिए नेटो। ठीक है, नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1949 में स्थापित हुआ था और ये अमेरिका की अध्यक्षता में एक सैन्य संगठन है। ठीक है, तो इसमें हाल ही में सबसे नवीनतम सदस्य कौन जुड़ा है? बताइए तो नेटो का सबसे नया सदस्य कौन है? 32वां स्वीडन है। स्वीडन है, बिल्कुल, है ना? तो स्वीडन 31वां याद रखिएगा। फिनलैंड 32, बिल्कुल, फिनलैंड 31वां था, 32वां स्वीडन है। अच्छा, नेटो का जो है ना आर्टिकल बहुत चर्चा में रहता है। ठीक है, सबसे विवादास्पद या सबसे पावरफुल भी कहिए यही है। ये आर्टिकल 5 क्या कहता है क्या ये आर्टिकल 5? सर नाटो के जितने मेंबर है, अगर किसी पे भी कोई आक्रमण करता है बाहरी, नाटो से बाहर वाले कंट्री, तो सभी एकजुट हो जाएंगे उसमें। बिल्कुल, नेटो का जितना भी सदस्य देश है उसमें से अगर किसी एक देश पर भी हमला होता है तो ये माना जाएगा कि ये सारे देश, सारे नेटो देशों पर हमला किया गया है। ठीक है, यही आर्टिकल 5 जो है यही कहता है। ठीक है, यही आर्टिकल 5 के कारण रूस और यूक्रेन का युद्ध भी है। मतलब एक कारण ये भी माना जा रहा है कि यूक्रेन जो है वो कह रहा था कि वो नाटो में शामिल हो जाना चाहता है। ठीक है, और यूक्रेन और रूस का पुराना जो है विवादास्पद संबंध रहा है उसका। तो अगर रूस छोटी छोटी कार्रवाई भी करता है अगर यूक्रेन पे, तो यूक्रेन अगर नेटो का सदस्य बन जाएगा तो सारे पश्चिमी देश मिलकर जो है रूस पे आक्रमण कर देंगे। तो ये भी एक कारण है कि रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो, और इस वजह से ही जो है युद्ध भी चल रहा है। ठीक है, देखिए अगला क्या है क्वेश्चन, ग्रीन टेक्सोनॉमी। ग्रीन टेक्सोनॉमी एक आर्थिक गतिविधि की संभावित रैंकिंग का आकलन करने के लिए एक रूपरेखा है। ग्रीन टेक्सोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला देखिए क्या कह रहा है। यह आर्थिक गतिविधियों और परिसंपत्तियों को उनके पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? पहले ये समझ लीजिए कि ग्रीन टेक्स जो है ना, टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? ये वर्ड कहाँ सुने हैं टेक्सोनॉमी, बताइए तो। नामकरण होता है, नामकरण, जो केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो ये नामकरण या वर्गीकरण का एक प्रक्रिया है ना? सुने होंगे विटेकर का नाम, सुने विटेकर, टेक्सोनॉमी के फादर है ना उनको, विटेकर को, किंगडम ऑफ जी सर। क्लासिफिकेशन है ना? तो वो बायोलॉजिकल टेक्सोनॉमी है। तो यहाँ पे ग्रीन टेक्सोनॉमी है ना, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। और आर्थिक आर्थिक गतिविधि में जैसे ग्रीन वर्ड जुड़ गया यानी ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो पर्यावरण से जुड़े हुए चीजों को और इसको लेकर जो एक अलग वर्गीकरण करता है, इसी को ग्रीन टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन टेक्सोनॉमी का उद्देश्य क्या है? तो ये ग्रीन वॉशिंग को रोकना है। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? किन्हीं को आइडिया है ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? यस सर, जी सर, अगर ग्रीन वॉशिंग में हाँ बताइए जूली, आप बताइए। सर ग्रीन वॉशिंग जो होता है इसमें क्या होता है कि बड़ा बड़ा कंपनी या फर्म अपने प्रोडक्ट को ये कह के बेचता है कि इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग है, मतलब उसको प्रोटेक्शन देगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और पता चलता है कि वो नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल, है मतलब ना? झूठा दिखावा करना किसी प्रोडक्ट को लेकर। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता इन्वायरमेंटल है। फ्रेंडली है, यस सर। ओके,
तो मतलब कंपनियां जो है अपने प्रोडक्ट्स को ये बताती हैं कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसी को ग्रीन Yes, वॉशिंग कहते हैं, है ना। जैसे चलिए पतंजलि बढ़िया। सर, हाँ बिल्कुल, ये स्पेसिफिक चर्चा में वो रहा था लग पता। यस सर। बिल्कुल।